जी सर, फिर क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ें जी, ज़रा जल्दी से इसको गो थ्रू करें, फिर इसको डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। जी सर, पढ़ लिया जी। पहली बात तो ये है कि ये सवाल है कैफ 8 का। तो जाहिर है कैफ 8 जब थी दैट वाज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके अंदर ही ये वाला चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का शामिल होता था। तो उसने इसको दो पार्ट्स में तकसीम किया है। जैसे हम भी पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बेसिकली सारी एप्लीकेशन किस चीज़ की है, रेलेवेंट कॉस्टिंग की है। तो उसने चूंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग एक चैप्टर भी था, तो उसने पार्ट ए में रेलेवेंट कॉस्टिंग टेस्ट कर ली और कहा कि हर साल के लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है इसके लिए रेलेवेंट कॉस्टिंग करें, पूरी की पूरी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स के खर्चे आप आइडेंटिफाई करें और हर साल में प्लेस करें। और पार्ट बी में उसी को ही इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कह दिया। आप समझे पार्ट ए है ही नहीं, आप समझे पार्ट ए एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रेट अवे उसने पूछा है आपसे क्या, बीई एवेल्यूएट करता है अपने प्रोजेक्ट यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 15%, टैक्स रेट एप्लीकेबल जो है वो 30% है, पेएबल इन द सेम ईयर है, टैक्स डेप्रिसिएशन सेम एज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। आप बताएं कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं एनपीवी यूज़ करते हुए। सो पार्ट ए आप बेशक कार्ड में, ये सवाल 25 नंबर का है। वैसे स्टैंड अलोन देखें तो 15-10 बनते हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहा है ये जो नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स है ना, इसकी कैलकुलेशन के 15 नंबर है। उसके बाद जो कैपिटल आइटम्स हैं और जो हम डेप्रिसिएशन, बल्कि डेप्रिसिएशन भी डेप्रिसिएशन नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, ये कैलकुलेट करने के 15 नंबर है। फिर टैक्स का इम्पैक्ट लेना और नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स करना, और फिर कैपिटल कॉस्ट की एडजस्टमेंट, और फिर डिस्काउंटिंग, ये सारी चीज़ों के 10 नंबर उसने दे दिए हैं। यूँ समझ लो विल ट्रीट इट एज अ सिंगल क्वेश्चन। 25 नंबर का है। तो वैसे तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि वो लर्निंग कर दोबारा टेस्ट करेगा, लेकिन वो इतनी चैलेंजिंग नहीं है मैं समझता हूँ। अगर आ भी गई तो कोई इतना मसला नहीं है और वो इसी तरह से ही है और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम ज़रा दोबारा इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। तो जी सर क्या फरमा क्या रहा है, कह रहा है कि जी आप कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो और करते हो, और आपकी आइडल फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए आपको 3 साल का एक प्रपोजल है जो कि जॉय लिमिटेड से आपको रिसीव हो रहा है कि आपने एक प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करना है। एक प्रोडक्ट का नाम क्रिस्टल है। कितने रेट के ऊपर? 3600 पर यूनिट के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये उसने सेल प्राइस दे दिया, प्रपोजल की डिटेल्स ये हैं। पहले साल में 10,000 यूनिट्स हैं और ये हर साल इंक्रीज़ करता जाएगा, यानी अगले साल 11,000, फिर 12,000। फिर स्पेशलाइज मशीन इसके लिए चाहिए होगी। शुरू में कॉस्ट 8 मिलियन है, एंड पे 30% आपको रिसीव हो जाएगी जी। उसके अलावा बी डेप्रिशिएट करता है अपने प्लांट को। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मामला आ गया। उसके बाद जो आपको आइटम नज़र आ रही हैं वो तमाम की तमाम किस चीज़ की हैं? कॉस्ट की, यानी कि मटीरियल, लेबर में भी 2 हिस्से हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, और ओवरहेड्स में भी 2 हिस्से हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। और एंड पे बात कर देता है इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन जो है वो 5%, और उसने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कह दिया विद इफेक्ट फ्रॉम ईयर 1, पहले साल से इन्फ्लेशन लग जानी है। तो बिल्कुल ठीक है। बाकी बातें बच गई सेंटर की, उसको डिस्कस कर लेते हैं हर आइटम को। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि आपका जो मटेरियल है ना वो क्या चाहिए, कहता है कि 1 यूनिट ऑफ क्रिस्टल जो है ना दैट वुड रिक्वायर 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल Z+, ठीक, विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एट ₹1,000 पर kg। सो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको याद होगा जब हम रेलेवेंट कॉस्टिंग करते थे तो सबसे पहले हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसके लिए रेलेवेंट कॉस्टिंग करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले रिसोर्स कैलकुलेट करते थे कि ये रिसोर्स चाहिए कितना, फिर उसकी कॉस्टिंग पे जाते थे कि उसकी कॉस्टिंग क्या लेनी है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी देखो ऐसा ही होगा। अगर तुम मटेरियल की बात कर रहे हो कि इसमें किसने लगना है, किस मटेरियल ने, Z1 ने, तो सबसे पहले तुम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कैलकुलेट करो कि रिसोर्स चाहिए कितना, Z1 चाहिए कितना, ताकि उसकी कॉस्टिंग पे जाएं। तो ये देखो उसने बता दिया है कि हर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ क्रिस्टल के लिए मुझे Z1 कितने चाहिए, 2। तो मैं इजीली हर साल की रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ ताकि आगे उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग की जाए। अच्छा, ये अगर बाजार से ख़रीदा जाए Z+ तो 1,000 का मिलेगा। अच्छा, आप ऑल्टरनेटिवली उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है, कहता है मेरे पास ना अभी स्टॉक में 12,000 kg पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल Z1। मुझे बताओ वैसे पहले साल में Z+ कितने चाहिए? 20,000। परफेक्ट, सिंपल। वो कह रहा है कि पहले साल में यूनिट्स 10,000 हैं क्रिस्टल के और इसमें 2 kg लगने हैं तुम्हारे Z+ के, तो 20,000 मटेरियल लगेगा। बात समझ में आती है? अब इसमें से इसकी इन्फॉर्मेशन वो कहता है कि मेरे पास Z+ तो नहीं है लेकिन Z1 स्टॉक में मौजूद है और वो कितना है, 12,000 kg है।
अच्छा, ये परचेज हुआ था बड़ी देर पहले 400 पर केजी के हिसाब से एक और प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होने के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट हो गया डिसकंटिन्यू, अब वेला पड़ा हुआ मेरे पास। तो वो कहता है कि Z1 का और कोई यूज़ नहीं है। अच्छा, फिर कहता है कि अवेलेबल ये जो क्वांटिटी है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, किसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसके अंदर, 8000 केजी ऑफ Z+। यानी कि आप 12000 को स्ट्रेट अवे उठा के ये नहीं कहोगे कि Z1 मैंने 12000 उठा के तो बतौर Z+ 12000 यूज़ कर लिए। 12000 ऑफ Z1 को भी प्रोसेस करोगे, वो भी प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो कितने Z+ के बराबर बनेंगे, 8000। तो पहले साल की सिर्फ 8000 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो लेकिन प्रोसेस कितना करना पड़ेगा, 12000, यानी कि 4000 फारग हो जाएगा हमारा उसमें से, या वो कह लो कि इक्विवेलेंट बन जाएगा उसके। अच्छा, ऑलरेडी ऑल्टरनेटिवली Z1 कैन बी सोल्ड बैक टू द सप्लायर एट 40% ऑफ इट्स कॉस्ट, यानी कि जो Z1 जो है ना, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये डिस्पोजल वैल्यू। बात समझ रहे हैं? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसने बेसिकली हमसे ना एक छोटी सी डिसीजन मेकिंग करवाई है, या तो बाजार से Z1 खरीद लो, 12000 की बात नहीं हो रही, 8000 की बात हो रही है। देखें, हमने डिसीजन किस चीज़ का लेना है कि जो मेरे पास स्टॉक में Z1 पड़ा हुआ है, या तो उसको Z+ बना के 8000 Z+ खरीदने की कॉस्ट बचा लें, या Z+ बाजार से खरीद लें। सो 12000 और 8000 आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये चीज़ समझें कि ये जो 12000 है ये कितने Z+ के बराबर है, 8000। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसने छोटा सा डिसीजन करवाया, आप देख लें कि ये जो 8000 हैं ये बाजार से खरीदने मेरे लिए सस्ते हैं, या इन हाउस 12000 को प्रोसेस करना और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगो करवा के मैं इसको Z+ बनाऊं तो इसकी कॉस्ट कम है, तो जिसकी कॉस्ट कम है उसकी तरफ चले जाएंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अगर ऐसा भी हो सकता था कि जी वो कह देता, स्ट्रेट अवे कह देता कि यार हमने यही प्लान किया है कि हम पहले साल में जितना Z1 है ना उसको पहले Z+ बनाएंगे, तो फिर उस केस में मुझे डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि ओपन छोड़ दी है तो अब मुझे डिसीजन लेना है। बात समझ रहे? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर Z1 आप इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आप देखें रेलेवेंट कॉस्टिंग का बेसिक उसूल, कोई चीज़ पड़ी हुई है इसको आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो एक चीज़ तो फोरगो मैं कर रहा हूँ, क्या, उसकी डिस्पोजल वैल्यू। और फिर सेकेंडली ये चीज़ स्ट्रेट अवे इस्तेमाल नहीं हो जाएगी, मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक इस चीज़ को इस्तेमाल करने की डायरेक्ट कॉस्ट है और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो दोनों कॉस्ट कंसिडर करनी है 12000 के ऊपर, तब वो 8000 Z+ के बराबर होगा, वर्सेज इफ आई परचेज Z+ डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। ये मेरा डिसीजन है, और ये डिसीजन मजे की बात है सिर्फ पहले साल के लिए, उसके बाद ये सारा के सारा मुझे बाजार से खरीदना पड़ना है, वो तो पहले साल में खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये चीज़ तुम्हें शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, जब हम रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ रहे होते थे, ये मसला वहाँ पर नहीं आता था, क्योंकि वो कौन सा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती थी, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसी के बारे में फैसला करना होता था, वो साल के अंदर अंदर ही होता था, बल्कि चंद एक महीनों की बात होती थी। बहरहाल ये कहानी है फोर्थ की। फिर अच्छा देखो, फिफ्थ पुरानी चीज़ें कौन सी भला, लर्निंग कर्व। कहता है कि मैं ये प्रोडक्शन जो है क्रिस्टल की किस में करूँगा, बैचेज में। हर बैच का साइज़ क्या है, 1000। तो वैसे देख लो तुम्हारे पहले साल के बैचेस कितने हैं, 10। सिंपल भाई, हमारे क्रिस्टल के यूनिट्स कितने हैं पहले साल, 10000, और हर बैच का साइज 1000 है, तो बैचेस तुम्हारे 10 हैं। कहता है लर्निंग कब तक चलेगी, 9 बैचेस तक। सो वही पुराना नॉलेज, सबसे पहले यू विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट 9 बैचेस, डन। और एक और बैच है, ठीक है। सो चूंकि लर्निंग 9वें बैच पे रुक रही है, तो जो टाइम 9वें बैच पे लगेगा अब हर अगले बैच पे उतना ही टाइम लगेगा। सो पहले साल में 9 बैचेस के लिए टाइम एक कैलकुलेट कर लिया जाएगा, फिर 9वें बैच को बनाने में जो टाइम लगना है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और वही टाइम 10वें बैच का भी होगा। और अगले साल बैचेस होंगे 11, क्योंकि 11000 है अगले साल, तो 11 बैचेस के लिए भी हर बैच के लिए वही टाइम। अगले साल 12 बैचेस हैं, वो 12 बैचेस के लिए भी हर बैच के लिए वही टाइम जो कि 9वें बैच का टाइम है। दैट्स इट। अच्छा, तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी किसकी, हर साल स्किल्ड लेबर चाहिए कितनी। तो ये आसान हो जाना था अगर वो कहता कि कोई लर्निंग नहीं चल रही, तो ठीक है मैं देख लेता जितने यूनिट्स हैं हर यूनिट के लिए कितने घंटे हैं, स्ट्रेट अवे मैं मल्टीप्लाई कर देता। अगर वो जैसे कह रहा है कि पहला यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने हैं, 2500, तो मैंने यही कहना था कि भाई हर यूनिट बनाने में 2500 ही लगेंगे अगर लर्निंग नहीं चल रही। लेकिन यहाँ उसने कहा कि नहीं भाई, लर्निंग रेट अप्लाई होता है। ठीक है, सही है, ऐसे कर लेते हैं। तो उसने बहरहाल इसके अलावा घंटे तो देखो यहाँ से आ गए, घंटे यहीं से आएंगे, इसके अलावा रेट चाहिए लेबर का, वो उसने दे दिया 260। अच्छा, फिर एक और उसने बात की है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो फिर 2200 आइडल लेबर आवर्स अवेलेबल होंगे ईच ईयर। आइडल आवर्स क्या होते हैं,
ये मैंने ऐसे, ये जब MFA का जो पहला चैप्टर नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड में पढ़ाया था, मैंने तब भी एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था, और वो था लेबर का पहला वेरिएंट। मैंने कहा था कि एक लेबर का पहला वेरिएंट होता है कि लेबर इज़ फिक्स्ड एंड स्पेयर कैपेसिटी इज़ अवेलेबल। तो मैंने कहा था कि जब ये वर्ड यूज़ होता है ना कि स्पेयर कैपेसिटी इज़ अवेलेबल, तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट ये अज्यूम करना होता है कि ये वो घंटे हैं कि जिसके लिए लेबर कोई काम नहीं कर रही या कर रही है वट, लेकिन इनको फिक्स पेमेंट होनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क दे डू। सेकंड, मैंने कहा था कि बहुत दफ़ा ये वाला वर्ड भी यूज़ होता है कि दीज आर आइडल आवर्स, और आइडल आवर्स के बारे में भी बिल्ट इन अजम्पशन ये होती है कि वैसे तो हम जानते हैं कि आइडल आवर्स का नाम मतलब ये होता है वो घंटे जिसके लिए लेबर काम ही नहीं कर रही और हम उनको पे कर रहे हैं। तो ये जो आइडल आवर्स हैं हर साल के 2200, इसकी पेमेंट कतन रेलेवेंट नहीं होगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। हर साल जो मेरा लर्निंग कर्व के ज़रिए से जो घंटे निकलेंगे उसमें से 2200 घंटे हम वो कंसिडर करेंगे जिसकी पेमेंट होनी थी, चाहे मैं उनसे काम इस प्रोजेक्ट में लेता, चाहे मैं ये प्रोजेक्ट ना उठाता, तब भी 2200 घंटे की पेमेंट हर साल होनी है। तो 2200 घंटे सर 20 में से निकाल दें, वो इररेलेवेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट हैं, बाकी सारे के सारे रेलेवेंट आवर्स होंगे। और इसमें उसके पास पूरी ताकत थी कि वो ये भी कह देता कि आइडल आवर्स जो हैं इसमें से कितनी पेमेंट है जो उनको होनी है। वो कह देता नहीं जी सिर्फ 60% पेमेंट है जो कि उनको होनी है। तो फिर सिर्फ 60% पोर्शन इररेलेवेंट होना था, बाकी 40% तो रेलेवेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट होना था। ये मैं वैसे वेरिएशन आपको बता रहा हूँ, आ सकता है। और ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी था, अगर आपको याद हो, वो बाज़ औक़ात तो कह देता था कि ये घंटे आइडल हैं, बस कह के खामोश, तो हम सीधा मान लेते थे कि ये घंटों की कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए इररेलेवेंट है। लेकिन वो ऐसे भी कहा करता था कि ये आइडल आवर्स हैं, लेकिन इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी के द आइडल आवर्स आर पेड एट 60% ऑफ द नॉर्मल ऑर्ली रेट, यानी कि उनको फुल पेमेंट नहीं की जाती, 60% की जाती है, यानी 60% ऑफ द रेट पे किया जाता है उनको आइडल आवर्स के इवज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट चाहे उनसे काम लिया जाए या ना लिया जाए। लेकिन जो बाकी 40% है वो सिर्फ तभी पे किया जाएगा जब उनको इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सिर्फ 40% पोर्शन जो है वो रेलेवेंट हो जाता है फॉर दिस प्रोजेक्ट। लेकिन बार यहाँ पे वो वाली कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। वो कह रहा है कि हर साल 2200 घंटे स्किल्ड लेबर के क्या हैं, आइडल हैं, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, दे विल बी इररेलेवेंट फॉर द प्रोजेक्ट। आगे मामला आसान है। आगे कहता है कि जो स्किल्ड लेबर है वो उसको पे करने के कहता है 2 अंदाज हैं। कहता है एक तो ये तरीका है कि हमारा जो सेमी स्किल्ड लेबर के घंटे लगेंगे ना पर बैच, वो 1200 लगेंगे। अब बैचेस की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, पहले साल 10, अगले साल 11, अगले साल 12, तो देख लूँगा कितने घंटे बन रहे हैं। और ये अवेलेबल है इसके लिए लेबर कितने रेट के हिसाब से, 150 पर आवर, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव भी है, वो कहता है कि ये काम हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। किस कॉस्ट पे, 195 पर यूनिट, ये यूनिट के साथ अटैच्ड है पीस रेट बेसिस पे। तो यूनिट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, 10,000, 11, 12,000, तो उसके साथ 195 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इन्फ्लेशन के फैक्टर के साथ, जो मामला सस्ता होगा उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। सिंपल बेसिक डिसीजन मेकिंग। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स, लो सर, जितने घंटों के लिए लेबर काम करती है उतने घंटों के लिए वेरिएबल ओवरहेड्स लगते हैं। कॉस्ट में बार बार बात की जाती है। तो देखो घंटे मेरे पास हर साल के आ जाएंगे, और ज़हन में रखो यहाँ पे टोटल आवर्स लेने हैं। वो तो हम आइडल आवर्स को एक्सक्लूड करते थे फॉर द सेक ऑफ कॉस्टिंग ऑफ लेबर, लेकिन अब लेबर ने तो तमाम घंटों के लिए काम करना है। तो जितनी देर के लिए लेबर काम करेगी तब तक मशीनें वगैरह चलेंगी, तब तक फ्यूल इस्तेमाल होगा, तब तक लुब्रिकेंट्स लगेंगे, तब तक यूटिलिटीज़ इस्तेमाल होंगी। ये तमाम वेरिएबल ओवरहेड्स का हिस्सा है। अच्छा, इसी तरह से इसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड्स, कहता है फिक्स कॉस्ट 3.2 मिलियन पर एनम है, 25% इसमें से एलोकेटेड है। रेलेवेंट कितनी हुई, 75%। लेकिन इन्फ्लेशन का फैक्टर ध्यान में रखना है, ये तो वो बता रहा है कि ये एक्सक्लूडिंग है, तो वो इन्फ्लेशन हमने लगानी है। और इन्फ्लेशन सिर्फ किस पे लग रही है, सेल्स रेवेन्यू एंड ऑल कॉस्ट्स, ठीक है, यानी डिस्पोजल प्रोसीड्स में नजर आ रही है उस पर नहीं लगेगी, ठीक है। दैट्स इट। करें शुरू जी। तो कितना होराइजन है, 3 साल। टैक्स एरियाज में तो नहीं है, टैक्स है सर, एंड पे देखें ना। जी सर, कहाँ से शुरू करें, यूनिट से शुरू कर लें। ये यूनिट से शुरू करना आसान है जी। पहले साल में ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद सेल प्राइस,
सेल प्राइस। अच्छा जी, सेल प्राइस के बारे में क्या कह रहा जी, अभी 3600 पर यूनिट है, ठीक है जी। वो ईयर 1 की तो नहीं दे रहा, नहीं, स्ट्रेट अवे वो उसने बस प्राइस ही दी है, तो उसको पहले साल से विद रिफेक्ट फ्रॉम ईयर 1 इन्फ्लेट करते हैं। किस रेट से इन्फ्लेट होगा, एट द रेट ऑफ, करो जरा इन्फ्लेट 3600 हैं, फिर हैं 4167.5। चले, अब इसके बाद ना असल में मटेरियल की कॉस्टिंग वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो भी वैसे प्राइमरीली पहले साल के लिए होगी, लेकिन उसके बाद के लिए भी अगर देखें तो वो इतनी इजी नहीं है, ठीक है। उसके लिए अलग वर्किंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है इन अकॉर्डेंस विद द यूनिट्स, और फिर उसकी कॉस्टिंग करनी होगी। सो यहाँ पे ना इसको हम क्लोज ही कर देते हैं, यही बेहतर है, और क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल रेवेन्यू, क्योंकि उसके बाद मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स वो हम टोटल ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो अलग रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है। सो सिर्फ इस चीज़ को भी आप एनालाइज करें और सीखें कि इट्स नॉट कि ऐसा ही होगा कि जैसे हम हर सवाल करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई यूनिट से शुरू करें, जो चीज़ पर यूनिट एक्सप्रेस हो सकती है करें। वो तब है जब ये डाटा मुझे इजीली अलाउ करे। जब कहीं पे भी कॉम्प्लेक्सिटी है आप इजीली मूव कर सकते हैं कि भाई मैं यूनिट्स वाला मामला ही नहीं रखता, आप सीधा सेल रेवेन्यू से इंडिविजुअली लाइन आइटम को शुरू कर लें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, आपने इसी हिसाब से तो प्लानिंग करनी है, एंड दैट्स व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग, कि आपने सिनेरियो के हिसाब से अपने सोल्यूशन प्लान को डिज़ाइन करना है। चलें बहरहाल, तो यूनिट्स, हाँ रुपीज़ इन थाउजेंड, ठीक है जी, ओके। उसमें से एडजस्ट कर लेते हैं मटेरियल कॉस्ट, इसकी वर्किंग सारी ना हम वहाँ पे ले जाते हैं, मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, लेस स्किल्ड लेबर कॉस्ट, फिर उसके बाद सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट, फिर क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स, और फिर फिक्स्ड कॉस्ट, और तो कुछ नहीं है, और कोई आइटम रेंट शेंट और आप बना की कोई चीज़ है। ओके, सो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगी हमें, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स। यहां तक के उस्ताद जी नंबर है 15, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है वो आप जानते हैं, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, फिर कैपिटल कॉस्ट और डिस्पोजल वैल्यू, फिर नेट कैश फ्लोज, फिर डिस्काउंट फैक्टर और डिस्काउंटिंग, उस सब के नंबर है 10, ठीक है। तो अगर मैं चलो उसको भी यहाँ लिख दें, लेस टैक्स एक्सपेंस, रेट क्या है टैक्स का, है 35%, 30%, ठीक है जी, प्लस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, इस पे भी चलेंगे। उसके बाद नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। और उसके बाद कैपिटल कॉस्ट और डिस्पोजल वैल्यू, दैट विल गिव मी नेट कैश फ्लोज रुपीज इन थाउजेंड्स, जी सर। और फिर डिस्काउंट फैक्टर है, क्या रेट है, 15%, और फिर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी रुपीज इन थाउजेंड। सो लेट्स क्लोज इट आउट। इसका एक तोड़ है, आप ऊपर रुपीज इन थाउजेंड भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इस वजह से रिलक्टेंट होता हूँ कि ये वैसे प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, क्योंकि बीच में डिस्काउंट फैक्टर भी आ रहा है, तो उस पर तो रुपीज नहीं लगता ना, अप्लाई नहीं होता। कोई एक ये रूल है वैसे कि कोई एक भी लाइन आइटम ऐसी है जो कि रुपीज में नहीं है तो ऊपर रुपीज नहीं लिख सकते, लेकिन एग्जामिनेशन में भी देखें, आई कैप का सोल्यूशन भी देखें तो वो लिख देता ऊपर रुपीज, हालांकि बीच में यूनिट्स भी हैं,
यूनिट्स भी हैं, ये भी है, लेकिन इस वजह से मैं फिर अलग-अलग लिख रहा होता हूँ कि रूल तो ये है, बहरहाल चल जाती हैं चीज़ें, कोई इतना हर्ज नहीं है। यूनिट्स के बाद लिख दें आप रुपीज़ इन थाउजेंड, ये भी हो सकता है। बहरहाल चले, ये आइटम्स प्लेस कर लेते हैं। कितनी कैपिटल कॉस्ट है शुरू में? 8 मिलियन, मतलब 8,000, और एंड पे डिस्पोजल वैल्यू कितनी देता है? 30% है 2400। 2400, और तो कोई आइटम नहीं है। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन है, तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ताकि फिर एक ही दफ़ा जो है ना वो बाकी चीज़ों पे आ जाए। वर्किंग नंबर 1 जी सर, कैपिटल कॉस्ट अगर हम थाउजेंड्स में लें तो 8000 है, इनिशियल अलाउंस तो कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन है, टैक्स सेविंग है और WDV है। उसने कुछ बताया हो कि जी एंड पे डिस्पोजल प्रोसीड्स के बराबर है, कोई कैरिंग वैल्यू, ऐसी कोई बात, वो उसने ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजल वैल्यू खुद दे दिया उसने, तो हमें यहाँ पे लॉस वगैरह देखना पड़ेगा। अच्छा 3 साल हैं, तो बताएं सर डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 25%, तो 2000 हो गया, इसका 75%, नेक्स्ट 1125। WDV बताएं एंड पे? डबल 375। और आप टैक्स सेविंग भी बता दो हर साल की। ओके, और सर देख लेते हैं, देखो एंड पे लॉस आ रहा है या गेन आ रहा है? WDV ज़्यादा है, डिस्पोजल प्रोसीड्स कम है, सो देयर इज लॉस ऑन डिस्पोजल। WDV माइनस डिस्पोजल प्रोसीड्स, WDV 3375 माइनस 2400, कितना लॉस है? अच्छा 975, ठीक है जी। और इस पे टैक्स सेविंग आएगी क्योंकि लॉस है, टैक्स सेविंग और लॉस कितना है 975 का है 292.5 इन थाउजेंड्स, ठीक है जी। तो आपका जो तीसरा साल है उस पर टैक्स सेविंग कितनी होगी? है 630, वेरीफाई करना, ठीक है, यही है, ओके। चलें फिर इसको लिख भी लें। तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास आ जाएगी सर 600, $450 और 630। चलें आए आप बाकी वर्किंग्स करते हैं जो कि हमारी मेन वर्किंग्स हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। वर्किंग नंबर 2 जी सर, मटेरियल की बात कर लेते हैं। क्या हुआ, कुछ गलती तो नहीं हुई? मटेरियल, अब देखो मटेरियल की कैलकुलेशन जो है केजीज में है, व्हाटएवर जो भी चीज़ है जो Z+ है, तो उसके लिए इट इज़ डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। ऐसे ही है, यूनिट्स कितने कितने हर साल हमने देखे हैं भाई, 10,000, 11,000 और स्क्वीज कर लें और 12,000, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसके हिसाब से अगर मैं Z+ जो है उसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट देखूं तो वो जाहिर है इसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट 2 केजी बताता है, केजी पर यूनिट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 20,000, 22,000 और 24,000 इज द रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ताकि उस हिसाब से हम कॉस्टिंग कर सकें। अच्छा, अब जहाँ तक पहला साल है ना बच्चे, उसकी वर्किंग मुझे थोड़ी सी करनी पड़नी है। देखना पड़ेगा कि अगर मैं बाहर से स्ट्रेट अवे Z+, अब इस पर डिस्कशन हो चुकी है हमारी, अब यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन ही करने लगे हैं कि Z+ अगर हम परचेज कर लेते हैं, और ये भी ये डिस्कशन पता किसकी है, सिर्फ 8,000 केजीज ने, 12,000 ने, यही तो मैं कह रहा हूँ 8,000 की, क्योंकि जो 12,000 भी इन हाउस Z1 है वो भी किस में तब्दील होंगे, हमारे Z+ की जो रिक्वायरमेंट है वो 8,000 ही पूरी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले एक ऑप्शन मेरे पास क्या है कि Z+ क्या कर लिया जाए, परचेज कर लिया जाए। तो हम देखेंगे कि यही 8,000
अगर मैं बाजार से परचेज कर लूँ तो किस रेट पे होगा? 1000, लेकिन पहला साल है, इन्फ्लेशन लगेगी कितनी? 1.05। करें ज़रा कंपेयर, यहाँ लिख देते हैं 8.4 मिलियन वर्सेस अगर मैं क्या करूं, इन हाउस Z1 से क्या बना लूं, Z+, तो क्या होगा? 12,000 को मुझे पकड़ना पड़ेगा और उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट आएगी और दूसरा मुझे कुछ फोरगो भी करना पड़ेगा। अब जाहिर है उनको मैं बाजार में नहीं बेच सकता, तो सबसे पहले आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट कह सकते हो, और उसके अलावा डिस्पोजल वैल्यू फोरगॉन, वही बेसिक असूल। कोई भी एसेट जिस पे संक कॉस्ट लगी हुई है, जब आप उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो एक तो जो चीज़ उसकी फोरगो होगी वो लेंगे ही, और अगर उसकी मद में कोई डायरेक्ट पेमेंट भी करनी है तो वो भी रेलेवेंट होती है या कोई डायरेक्ट खर्चा करना है। तो देखें सबसे पहले 12,000 के ऊपर प्रोसेसिंग कितने रेट पे होगी? 550 पर यूनिट ऑफ इनपुट, यही कह रहा ना, जितना यूनिट इनपुट कितना करेंगे? 12,000, ताकि ये 8,000 Z+ बन सके। और जाहिर है ये पहले साल में लगेगी प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो इन्फ्लेशन कितनी होगी? 5%। यही तो कह रहा है, सारे रेवेन्यू पे, सारी कॉस्ट के ऊपर विद इफेक्ट फ्रॉम ईयर 1 इन्फ्लेशन लगेगी। एग्रीड? अच्छा, और सेकंड डिस्पोजल वैल्यू वो कितनी है? अच्छा, और ये कैसे अप्लाई करेंगे? 12,000 ही होंगे, 12,000 ही, और ये कैसे डिस्पोज ऑफ होंगे? वो कह रहा है जितने पे परचेज किया था, जाहिर है उसी का 40% है। वैसे वो जो परचेज प्राइस है वो मैं कहीं पे भी नहीं ले रहा क्योंकि वो हिस्टोरिकल है, लेकिन उसने डिस्पोजल वैल्यू अटैच की है विद द परचेज प्राइस। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फिक्स्ड एसेट की जो डिस्पोजल वैल्यू किसके साथ अटैच की जाती है? परचेज कॉस्ट के साथ। अब अगेन ये भी डिस्पोजल वैल्यू है। इन्फ्लेशन जितनी भी है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रही है? स्पेसिफिकली स्पीकिंग रेवेन्यूज पे और कॉस्ट पे। ये डिस्पोजल वैल्यू है, अगेन इसके ऊपर कोई इन्फ्लेशन उस तरह से अप्लाई नहीं करनी है आपने। तो 12,000 ही आपकी केजीज हैं, और इसके अलावा 400 उसका 40%, कोई इन्फ्लेशन नहीं। फिर बता रहा हूँ, इट्स द डिस्पोजल वैल्यू पैटर्न, इट्स अ स्पेशल कैश फ्लो, इट्स नॉट मेन स्ट्रीम सेल रेवेन्यू, इट्स नॉट की रेवेन्यू आइटम। दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली बता दो ना पहले। हाँ जी, क्या पहली आइटम? नेक्स्ट तो सर ये जो आपकी किसकी 8,000 केजी का जहां तक ताल्लुक है, तो बेहतर है कि ये आप बाजार से खरीदें। ठीक है जी। इन हाउस Z1 जो 12,000 है उसको प्रोसेस करके डिस्पोजल वैल्यू फोरगो करके ये कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है। बेहतर है कि Z+ सारे के सारे कहाँ से उठा लें? 8,000 मार्केट से। अब ये सिर्फ 8,000 केजीज की बात हुई है। अब 12,000 केजीज सर वो तो खरीदने ही बाजार से, वो तो मेरे पास है ही नहीं किसी सूरत में। तो देखो इसकी कॉस्टिंग, अब ये तो फैसला करना था ना हमने, वो तो क्लियर हो गया। अब पता क्या चला कि अब हर साल करना ही क्या है? बाहर से परचेज। ठीक है, और स्ट्रेट अवे प्राइस पकड़ते हैं। Z+ की प्राइस यहाँ मेंशन कर दें, इसको A बोल दें और इसको B बोल दें। जी सर, प्राइस देखो 1000 इंटू 1.05 कितना बना? 1050। नेक्स्ट आगे यहाँ मेंशन कर दें 5%, कितना? एग्रीड? यही है जी। चले, लेट्स कैलकुलेट द रॉ मटेरियल कॉस्ट। A इंटू B रुपीज इन थाउजेंड बताइएगा। केजीज तुम्हारे पास है, प्राइसेस हैं 21,000। टू सेवन 2. Let's place it here. Working number 2.
यहाँ तक कोई इशू? चलें आगे, चलें। लेट्स गो फॉर स्किल्ड लेबर कॉस्ट। वर्किंग नंबर 4 करनी पड़ेगी और यहाँ पे दे दे रेफरेंस कि मैंने भाई वर्किंग की और मैंने देखा है कि बाहर से ख़रीदना बेहतर ही है हमारे लिए। जी सर, वर्किंग नंबर 4 क्या है? वर्किंग नंबर 4 स्किल्ड लेबर कॉस्ट। सबसे पहले तो एक काम कर लें, क्या? रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैलकुलेट, जो हर एक के केस में होती है। और वो कैसे कैलकुलेट होगी? स्ट्रेट अवे कैलकुलेट हो जाएगी। भाई मेरे पहले यूनिट को बनाने में 2500 घंटे लग रहे हैं, तो बाकियों को भी 2500? नहीं, लर्निंग कब लगेगी? तो इसके लिए एक वर्किंग कर लेते हैं, और वो क्या है? सबसे पहले अगर मैं पहले ईयर 1 के लिए वर्किंग, ईयर 1 के लिए स्किल्ड लेबर कितनी चाहिए, और वो कैसे होगा? देखो, टोटल टाइम टू प्रोड्यूस, बल्कि ऐसे कर सकते हैं पहले, सबसे पहले लेट्स गो फॉर द बैचेस। यूनिट्स मेरे पास, चले इसको लेट्स रेप्लिकेट। यूनिट्स 10,000 है, 11,000 है, 12,000 है। इसके हिसाब से अगर हम बैचेस की बात करें तो बैचेस कितने, चूंकि नंबर ऑफ यूनिट्स पर बैच 1000 है तो 10 बैचेस, 11 हैं और फिर अकॉर्डिंगली 12 हैं। तो इन 12 बैचेस के घंटे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। इसको अगर हम स्ट्रक्चर बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। स्किल्ड लेबर इतने, और फिर इसमें से लेस क्या कर देंगे हम? आइडल आवर्स, और वो कितने हैं हर साल? 2200। अगर वो कहता कि आइडल आवर्स अगर हम इस प्रोजेक्ट को ना हासिल करते तो आइडल आवर्स सिर्फ पहले साल में कितने हैं? 2200, तो फिर सिर्फ पहले आवर्स के 2200 माइनस होने थे, बाकी हर साल अगले के लिए रेलेवेंट होने थे। 12 इस पर डिस्कशन हमारी हो चुकी है। तो ये मेरे पास क्या आ जाना था सर? रेलेवेंट स्किल्ड लेबर आवर्स। इसको तुम बोल दो कि ये सी है, और फिर डी किससे मल्टीप्लाई करना है तुमने? रेट से, लेबर रेट। जी सर, और वो लेबर रेट क्या है यहाँ पे? 260 है ना, 260, और जाहिर है इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है ना? तो 260 को इन्फ्लेट करो जरा। हैं 273, 286.65, 300 पॉइंट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अब देखो, मैं पहले भी एक चीज़ बनाने लगा था, मैंने उसको मिटाया है। आप और 100 तरीके हैं एक चीज़ को प्रेजेंट करने के, कोई मसला नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अगेन, जैसे मैं कॉस्ट में कहता था, जैसे मैं यहाँ पे कहता था, चीज़ों को जहाँ तक हो सके कॉलमर अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश करें। ये अगर आपके हाथ पे कॉलमर अंदाज में चीज़ प्रेजेंट करनी चढ़ जाती है ना, आपकी चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। बहुत जगहों पे जो आपको ब्रेनस्टॉर्म करके एक सोल्यूशन प्लान डिज़ाइन करना पड़ता है, वहाँ पे आपकी बहुत मदद देता है, ठीक है, कॉलम स्टेटमेंट में। बहरहाल अगेन आप जिस मर्जी अंदाज से कर सकते हो। अब देखो, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वंस आई कैलकुलेट द स्किल्ड लेबर आवर्स द एंटायर कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड। और ये एंड पे तुम क्या करोगे? लेबर कॉस्टिंग जब कर रहे होगे तो C इंटू डी विल गिव यू द फाइनल लेबर कॉस्ट रुपीज़ इन थाउजेंड्स में। सो आओ आप ज़रा बात कर लेते हैं स्किल्ड लेबर की, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चलो वर्किंग 5 का हम रेफरेंस दे देते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले ईयर 1 की बात कर लेते हैं। देखो, टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 9 बैचेस। सबसे पहले तो ये देखना होगा ना, क्योंकि लर्निंग 9 बैचेस तक चलेगी। तो और लिख दें यहाँ पे। जी सर, फॉर्मूला अगर किसी को याद हो, 9/9, ये क्या है? 9/9। y9 क्या था? एवरेज टाइम पर यूनिट टू प्रोड्यूस 9 बैचेस। जब 9 से ज़रब दे देते थे तो ये दे देता था टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 9 बैचेस। चलो बहरहाल, तो ये देखो 9 को मल्टीप्लाई करो, आओ y9 कैलकुलेट करें। y9 कैसे करेंगे? AXB, ये फॉर्मूला तो याद है, y इज इक्वल टू AXB। A was time taken to produce the first unit, X was number of units जिसका तुम एवरेज टाइम कैलकुलेट करने जा रहे हो, और B था log लर्निंग रेट ओवर log 2। ठीक, लर्निंग रेट कितना दिया हुआ है?
चलो बस ठीक है ठीक है ठीक है ओके। सो आए जरा इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 2500 और x यूनिट्स कितने ले रहा हूँ मैं, ये यूनिट्स हमारे बैचेस हैं 9 बैच ठीक है 9 रेज पावर माइनस 0.322 बताओ जी। हाँ हाँ 16 16111.5 क्या -0.1 वो लिख देते। मैं तो आपसे पूछा है इसलिए कि दिया हुआ है या कैलकुलेट करना है। ओके आंसर ठीक है ओके चले। सो दिस इज द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 9 बैचेस। लेकिन मेरे पहले साल में कितने बैचेस हैं 10। तो चूंकि लर्निंग भी कहाँ पे रुक रही है 9वें बैच पे, तो अब मुझे ये जानना है कि 9वें बैच पे कितना टाइम लग रहा है। वही टाइम किस पे लगेगा 10वें बैच पे और पहले साल के घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसमें अगर मैं क्या ऐड कर लूँ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 10th बैच, नहीं वो अभी वर्किंग में करेंगे और वो भी 8th नहीं होगा 9th बैच होगा। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 10th बैच वो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 10 बैचेस। पहले साल की कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसकी वर्किंग कहाँ से आएगी सर, वर्किंग नंबर 5.1 कह लें उसको, और वो क्या होगा मुझे अब 9th बैच की का टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वर्किंग 5.1 और ये जो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 9th बैच है, ये देखो इसको हम इस तरह से भी किया करते थे, आपको याद होगा। ये देखो 9/9 8/8 ऐसे कर लो। अब इसका जवाब मुझे तुम खुद दो। 9/9 तो तुम्हें पहले ही पता है 16.5 माइनस है 1.5 तो तू 8/8 बता ना पहले। 14580 आंसर आप बताओ। 1531.5 ऐसे ही है। चले 1531.5। तो जो टाइम तुम्हारा 9वें बैच का है वही टाइम 10वें बैच का ही होगा। ये एज इट इज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 1531.5 करो ऐड। 17 ठीक है। और इंटरेस्टिंगली अब ये जो टाइम 9वें बैच का है वही अगले साल जब जाएंगे 11 बैचेस के लिए, हर बैच के लिए वही टाइम अगले साल जाएंगे तो 12 बैचेस के लिए, हर बैच के लिए वही टाइम। वही काम तुम पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए करते थे, वो 3 महीनों के लिए होता था। अब वही चीज़ सालों पे फैल गई है, तो हर साल में भी यही कहानी होगी। लेकिन जो रेट है दैट विल बी इन्फ्लेटेड, और वो हमने कर लिया है पहले। तो आए ज़रा इसकी कैलकुलेशन पहले साल की हो गई। वर्किंग नंबर 5 से घंटे हैं 17643। ये एस्टेरिक लगा के लिख लो इधर, बेशक इधर लिख लेते हैं जी सर। कितने बैचेस कितने 11 इंटू ये 1531.5, इसी तरह से 12 इंटू 1531.5 बताओ 16847 नेक्स्ट 18378। तो ये हमने रेफरेंस यहाँ का दे दिया है 16847 और 18378। लो जी, हर साल के स्किल्ड लेबर और जो रिक्वायर्ड है हमें लर्निंग रेट की एप्लीकेशन से, वो कैलकुलेटेड, आइडल और एडजस्टेड। बताएं जी रेलेवेंट स्किल्ड लेबर और 15443 14647 16178। तो हर साल नहीं लर्निंग लगाने बैठ जानी। लर्निंग का तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, लर्निंग होती चली गई। अब वही मजदूर हैं, वो वही काम कर रहे हैं, तो जाहिर है उनकी लर्निंग हुई भी है। वो 9 बैचेस बना लिया है, लर्निंग रुक गई उनकी बात।
थाउजेंड्स में बताएं। ओके, नेक्स्ट। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना? ओके, चल लेट्स प्लेस इट इन द मेन स्ट्रक्चर। इधर गया 4215.9, 4198.5, यहाँ तो कोई सवाल? ठीक है जी, कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी देखते जाए ना साथ साथ, क्योंकि ये अगर कहीं पे गलत हो गया ना तो ये कहाँ कहाँ चेक करना पड़ना कि किया गया हो गया। ओके जी, सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट क्या फरमाता है सेमी स्किल्ड के बारे में? कह रहा है कि ये तो आसान है, वैसे सिर्फ इसमें चेक मारना है मैंने। जो पहले साल देख लेंगे, जो पहले साल कहानी होगी मोस्ट प्रॉब्ली अगले सालों में भी वही कहानी है। तो आए ज़रा इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं पहले साल के लिए। वर्किंग नंबर 6, सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट। ठीक है जी, देखो क्या कहानी। पहले ये किसके साथ अटैच कर रहा है? तुम्हारे घंटे। अगर तुम इन हाउस इस्तेमाल करते हो और घंटों के हिसाब से लेबर को पे करते हो तो पर बैच कितने घंटे? नहीं, वो तो रेट हो गया ना, घंटे 1200 घंटे, 1200 सेमी स्किल्ड पर बैच। तो अगर मैं ईयर 1 के लिए सिर्फ एनालिसिस कर लूँ, आपके बैचेस 10 हैं, तो अगर ये जो इन हाउस का मामला है 1200 घंटे पर बैच कितने? 10, और रेट इस पे क्या मिल रहा है? 150, और ज़्यादा इन्फ्लेशन के साथ 1.05। ये मुझे कॉस्ट पड़ेगी अगर मैं इन हाउस पर और बेसिस पे पेमेंट करूंगा लेबर को। 1890,000। ओके, वर्सेस अगर मैं आउटसोर्स कर लूं और पीस वर्क मॉडल पे चला जाऊं तो क्या मामला है जी? क्या रेट है पर यूनिट? 190, लेकिन जाहिर है विद इन 195 अगेन विद इन्फ्लेशन। ठीक है जी, और यूनिट्स कितने हैं पहले साल में? 10,000। करो जी, 47500। अब देखो मेजर चेंज कोई नहीं है। आगे अगले सालों में जाएंगे तो बैचेस इधर से बढ़ जाएंगे, इधर से यूनिट्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा फर्क कोई नहीं। अगले साल एनालाइज करने का फायदा तुम्हें होगा कोई नहीं, करना तो कर लो। बहरहाल यहाँ से पता चल रहा है कि इन हाउस की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है। सो आए जी इन हाउस की तरफ चलें। सो ये हमारा पहला पोर्शन डिसीजन का था, और अब साथ ही हम लोग कॉस्टिंग कर लेते हैं। तो पहले घंटे आ जाएंगे और वो बैचेस पे डिपेंडेंट है, ऐसे ही है। और फॉर ईयर 1, 2 एंड 3, और सर किस तरह से है? 1200 ज़रब 10 12,000, और नेक्स्ट 1200 ज़रब 11, फिर 1200 ज़रब 12 14,400। यहाँ पे बेशक लिख दो 1200 ज़रब बैचेस। ठीक है जी, इनफ है जी। और आ गए, और उसके बाद रेट पहले साल बताओ ज़रा 150 इंटू 1.05, 157.5, फिर इन्फ्लेट करो, फिर 173.64। ओके, सो रेट कैलकुलेटेड और कैलकुलेटेड। लेट्स कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट नाउ। थाउजेंड में बताना है? 1890। नेक्स्ट, चलें जी, आए जी कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नंबर 6 बताओ ज़रा वैल्यूज़ क्या क्या हैं? अच्छा 1890,
ओके ये फिक्स बच गई है, तो यार छोटी सा ये की कितनी वैल्यू है 3.2 मिलियन है पर एनम, और रेलेवेंट सिर्फ 75% है, लेकिन विद इन्फ्लेशन प्लेस करना, यानी कि 3200 का 75% इंटू 1.05 2520। अब इसको इन्फ्लेट करो 2646। ओके अब वेरिएबल ओवरहेड्स, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये तुम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है, स्किल्ड लेबर आवर्स पे, वो पहले ही कैलकुलेटेड है। ये देखो ये लेने हैं स्किल्ड लेबर आवर्स, ये दिस इज रेलेवेंट, जितने घंटे के लिए लेबर ने काम किया, वो तो आइडल आवर्स का कॉन्सेप्ट लेबर की कॉस्टिंग के साथ अटैच्ड है, लेकिन उन्होंने ये सारा काम किया है, तो इसी जितनी देर उन्होंने काम किया उतनी देर के लिए वेरिएबल ओवरहेड्स अराइज हुए, और उसका जो रेट है वेरिएबल ओवरहेड्स का कितना 140। अब 140 तुमने इन्फ्लेशन के साथ बिल्ट इन करना है, तो मैं सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला 140 इंटू 1.05 इंटू स्किल्ड लेबर, और बस अब इसको पकड़ के सिर्फ इन्फ्लेट ही करना है, बल्कि नहीं सॉरी घंटे भी हैं 140 इंटू 1.05 रेज पावर 2 इंटू 16847 24 140 को 2 सालों से इन्फ्लेट करें हैं, ठीक है। अब 140 को 3 सालों से इन्फ्लेट करें और मल्टीप्लाई करें 18378 पॉइंट। बताएं जी नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 15 नंबर। नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं साहब। नाइन वन वेरीफाइड। चलो निकालो टैक्स एक्सपेंस 30%। नेक्स्ट हैं ओके चलें आफ्टर टैक्स बताएं। फोर फाइव नेक्स्ट 5893.5 लास्ट 7001 टोटल कितना हो गया 9401.4। चलो जी मारो डिस्काउंट फैक्टर 15% का 3 सालों का, और मुझे एनपीवी बताओ। कितना था 65 नहीं आप 655 हाँ ये ज़्यादा प्रिसाइज है। बहरहाल इसके आसपास ही हो कोई इशू नहीं है। रुपीज इन थाउजेंड्स। सो सिंस इट्स पॉजिटिव, जैसे उसने कंक्लूजन वैसे ही देंगे जैसे वो है, फिजिबिलिटी है, और आप बताएं कि वेदर इट इज़ फिजिबल। सो यस इट इज़ फिजिबल टू गो फॉर दिस 3 ईयर प्रपोजल। सो अगेन इसका सोल्यूशन जाके वो भी देखा करें जो आई कैप ने डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि अंदाज़ा हो कि वो भी किसी तरीके से प्रेजेंट करता है, लेकिन वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है इतना। 12